हाँ जी बच्चों, ये जो सीरीज है आपके डीडीए का अभी दिसंबर 19 में एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था उसके जीके के क्वेश्चन में कवर कर रही हूँ। द सीरीज इज बाय ठाकुर मैम। और हमारे विनय कक्षा ऐप पे टीडीए एमटीएस पटवारी के लिए जो प्रिपेयर करना चाहता है उसके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और टेस्ट सीरीज का लेवल मॉक टेस्ट का लेवल कुछ ऐसा है कि जो जो क्वेश्चंस उसमें कवर हुए हैं उसमें से काफी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं एग्जाम में, ऐसा स्टूडेंट्स का फीडबैक है जिन्होंने एग्जाम दिया था उनसे हमने लिया था। और अगर आप पटवारी के किसी एग्जाम के डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप पूरा कोर्स भी विनय कक्षा ऐप से परचेज कर सकते हैं। वहां पे आपको सारे एक्ट, क्योंकि आप बच्चों का लीगल बैकग्राउंड नहीं होता तो वहां पे हमने एक एडवोकेट मैम से पूरा कोर्स डिजाइन करवाया है। वहां पे सारे एक्ट आप डिटेल में बायलिंगुअल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया, समझ के अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके। बाकी कोई भी क्वेरी हो जीके से रिलेटेड तो मैंने अपना नीचे इंस्टा प्रोफाइल मेंशन कर रखा है, आप उस पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एनी अदर क्वेरी आप व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और विद इन 24 आवर विनय कक्षा टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बस इतना बताऊंगी कि मैंने इससे पहले भी बहुत सारे जीके के लेक्चर्स डाले हैं, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। बिकॉज मैंने ये ऑब्जर्व करा कि जो पिछले क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे उसमें से काफी क्वेश्चंस और काफी टॉपिक्स यहाँ रिपीट हुए हैं। अब मैंने हमेशा यही बोलती हूँ कि सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ मैं एक एक दो दो चीजें जरूर बताती हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं और बने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नोट कर सकते हो आप साथ साथ फैक्ट जो मैं बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंटिस्ट इनमें से कौन सा है जो स्टेट ऑफ मैटर नहीं है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस एक दो चीज उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिया। हमने अभी तक स्टेट ऑफ मैटर अपने जितने भी पढ़े हैं, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? पदार्थ की अवस्था। हमारे आसपास पदार्थ देखने को मिलते हैं आपको, टेबल, पानी, गैसेस, ये सब आपके पदार्थ है। तो आपको सॉलिड देखने को मिलता है। सॉलिड क्या होता है आपका? ठोस। ठीक है। गैसेस देखने को मिलती है, उसको हिंदी में भी हम गैस बोलेंगे। और आपको लिक्विड देखने को मिलते हैं, लिक्विड को हम बोलेंगे द्रव। ठीक है। तो आपके आसपास गैस कौन सी देखने को मिलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। लिक्विड में आपके पास क्या क्या है? कैरोसिन है, पेट्रोल है, वाटर है। ठीक है, जूसेस हैं, ये सब आपके लिक्विड में आ गए। ठोस में आपके पास जो आप पेन यूज कर रहे हो, टेबल यूज कर रहे हो, ठीक है, ये आपके पास सब ठोस पदार्थ है। तो यहाँ पे ठोस तो है इसका आंसर। अब दो नई चीजें आपको ध्यान रखनी है और भी स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं तो दो नए स्टेट ऑफ मैटर है, बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। अब इसमें क्या होता है? इसमें बस इतना होता है, हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को, इन पदार्थों के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे लेके चले जाते हैं और बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके वो गैसेस क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज का मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। आयंस का मतलब जिनमें चार्ज होता है। तो वो आयोनाइज हो जाती है तो वो एक अलग स्टेट फॉर्म करती है जो कि ना कि इन तीनों में एग्जिस्ट नहीं करता, ना वो सॉलिड है ना लिक्विड है, गैस है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं आप समझ जाएंगे। आपने सन देखा है ना, सन किस सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है? वो प्लाज्मा स्टेट में है। आपके स्टार्स किस में है? प्लाज्मा स्टेट पे। दे आर नॉट सॉलिड, दे आर नॉट गैस, दे आर नॉट लिक्विड, वो स्टार स्टेट। तो ये आपकी प्लाज्मा स्टेट हो जाती है। कुछ हमारे ह्यूमन मेड भी प्लाज्मा होते हैं, हमने खुद डिजाइन करे हैं, जैसे हम प्लाज्मा टीवी सेल करते हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंट लाइट्स होती हैं, वो आपका इसमें आता है। अब बोन साइट कंडेंस्ड स्टेट क्या होता है? इसका एग्जांपल जैसे देख लो। एग्जांपल है इसका सुपर 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 फ्लूइड हीलियम एटम की फॉर्म में जो आपको देखने को मिलता है। इसमें हम हाई टेम्परेचर करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पे जाके वो जो एलिमेंट होता है वो क्या करता है, वो एक अपनी एक नई पहचान बनाता है और अपनी नई आइडेंटिटी बनाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पर जाके जो वो अपनी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है जो उसकी पहले एग्जिस्ट करती थी उसको लूज करके एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, एक नई यूनिट की तरह काम करता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका बोन-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। तो ये भी हमारा, ये भी एनर्जी तो अलग ही फॉर्म होती है। एनर्जी आपने पढ़ी होगी कि जैसे साउंड है वो एक एनर्जी है, हीट एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी एक तरह से एनर्जी है, लाइट भी एक तरह से एनर्जी है। तो एनर्जी तो ऊर्जा होती है। तो करेक्ट आंसर यही है कि एनर्जी कोई स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। अगला, कौन सी रिवर है जो स्प्लिट करती है न्यूमरस चैनल में बिफोर मर्जिंग विद द बे ऑफ बंगाल? ठीक है, तो आपको अपने कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले अनेक धाराओं में बांटी जाती है या बट जाती है, एक विशाल डेल्टा
बनाती है। तो डेल्टा क्या होता है, जैसे आप देखते हैं आपकी जो नदी आ रही होती है वो आगे जाके समुद्र में मिलने से पहले ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स बनाती हैं, धाराएं बनाती हैं, और वो पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, आपका डेल्टा कहलाता है। तो देखिए, आपको अपना रिवर का मैप में हमेशा बनाई हूँ, और पिछले सारे लेक्चर्स में मैंने पूरा पूरा एक्सप्लेन भी करा है। तो अगर धीरे आपको हल्का फुल्का याद हो तो ये क्या है, गंगा है, गंगा के पैरेलल यमुना, ये नर्मदा, ये तापी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो आप देखेंगे नर्मदा और तापी तो बहुत छोटी छोटी रिवर है, तो वो तो नहीं हो सकती आपकी। यमुना हमने नहीं सुना था कि डेल्टा बनता है, ठीक है। लूनी रिवर एक स्पेशल रिवर है, क्यों है, बिकॉज ये कहाँ मिलती है, ये आपके थार में, थार राजस्थान। और इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से बन के निकलती है, नागा हिल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि नागा हिल्स कहाँ पड़ता है, पुष्कर वैली। और पुष्कर वैली कहाँ है, आपकी अरावली रेंज में। बिकॉज अरावली रेंज आजकल काफी न्यूज में है, तो उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखे हैं काफी एक दो। तो नागा हिल्स, पुष्कर वैली, अरावली रेंज के। अब ये बस मैंने बता दिया कि बिकॉज ये राजस्थान जैसे एरिड रीजन में, सूखे रीजन में एक नदी देखने को मिलती है, तो वहां की बहुत स्पेशल रीजन है, वहां की लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर इन राजस्थान। थार डिस्ट्रिक्ट की सबसे लार्जेस्ट रिवर क्या है, आपकी लूनी। तो मैंने इसके बारे में बता दिया, और इसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब अच्छा आंसर आपका ये गंगा, तो गंगा तो आंसर है ही, बोले गंगा के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, गंगा जैसे आपकी यहाँ से ट्रेवल करती हुई आ रही है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये जो ट्रेवल करती आ रही है, फिर वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले वो करती क्या है, वेस्ट बंगाल में जाने से पहले वो इमर्ज होती है या टूटती है, इन नाम से जानी जाती है, भागीरथी, ठीक है, हुगली। फिर बांग्लादेश में जाके, जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है, तो वो एक मेन रिवर बनाती है, और वो मेन रिवर का नाम क्या कहलाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पद्मा के नाम से जाते हैं, ठीक है। और गंगा का जो डेल्टा है वो क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, सो स्पेशल। दुनिया में इतनी नदियां होने के बावजूद गंगा का जो डेल्टा है वो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, तो इट मेक्स गंगा यूनिक इट्स ओन वे। Next, which organization played a leading role in green revolution in the 1970s? Subsequent development हुई थी एग्रीकल्चर in इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन में बस ये हुआ था, हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी का एक टाइम आया था 1970s के आसपास, जहाँ पे इनकी खेती, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई थी। तो हमने HYV सीड्स का उपयोग करना स्टार्ट किया था। HYV सीड का मतलब क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। तो इसमें हमने ऐसे चावल का सीड बनाया, व्हीट का सीड बनाया, बीज बनाया, जो क्या करते थे, हमारी जो उस तरह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी, सॉइल में फर्टिलिटी कम थी, उसमें भी वो उग जाते थे, और बहुत ही अच्छी खेती का प्रोडक्टिविटी देते थे। जहां अगर एक एरिया में 1 टन चावल उग रहे थे, वहां मान लो 2,000 टन, 3,000 टन उगना शुरू हो गया, तो प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था, तो क्वेश्चन ने बस ये पूछा कि किस 1970 के दशक में हरित क्रांति जब आई थी, और उसके बाद भारत की कृषि के विकास में किस संगठन के ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, आपको याद भी रखना है, ये इंस्टीट्यूट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ICAR, ठीक है, ICAR। तो ICAR का क्या फुल फॉर्म बना, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसके बारे में मैं आपको बस इतना ध्यान रखना कि ये कब बनी थी, 1929 में बनी थी। और ये किसके अंदर रजिस्टर्ड है, हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ता है सोसाइटी फॉर्म करने से पहले, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1850। पहले इसको किसी और नाम से भी जाना जाता था, वो भी आप ध्यान रख लीजिए, किस नाम से जाना जाता था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। और ये किसके अंडर काम करती है, ये अंडर काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। काम क्या है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को आप क्या बोलेंगे, कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय में काम कर दिए, अनुसंधान, ठीक है, और शिक्षा प्रोवाइड करना, आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड उनका अनुसंधान होना, रिसर्च होना वहां पे, ठीक है, और उससे रिलेटेड नॉलेज और शिक्षा प्रोवाइड करने का इसका प्रमुख कार्य है। अगला, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट मेनली लाइज टू द
कहाँ पे लाई करता है आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आप सामने जहां देख सकते हैं अरावली रेंज दिख रही है आपको, ये रही आपकी अरावली रेंज, ये रही आपकी विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ये ऊपर ऊपर से चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ मेघालय है, मेघालय में क्या गारो खासी जयंतिया हिल्स है। अरावली के किधर लाई कर रहा है ये, वेस्ट पार्ट में आपका थार डेजर्ट लाई कर रहा है। तो आंसर तो जिसको मैप याद होगा वो आंसर बिना कंफ्यूजन के टिक करके आ सकते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ लाई करता है मेरा, वेस्ट ऑफ अरावली। ठीक है, विंध्या रेंज मैंने आपको दिखा दी, वेस्टर्न घाट भी दिखा दिया, सतपुरा रेंज में, इन सबकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, बिकॉज इन रेंज से बहुत सारी क्या है आपकी रिवर्स ऑरिजिनेट होती है। तो आप मेरे को बताएंगे कि विंध्या रेंज से, वेस्टर्न घाट से, सतपुरा रेंज के आसपास कौन कौन सी नियरेस्ट रिवर है, ऑप्शन में आप मेरे को बताइए। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड, रासायनिक प्रतीक क्या है। तो आपको पता होंगे रासायनिक प्रतीक हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि H क्या रिप्रेजेंट करता है, O क्या रिप्रेजेंट करता है, S क्या रिप्रेजेंट करता है। H रिप्रेजेंट करता है आपका हाइड्रोजन, O रिप्रेजेंट करता है आपका ऑक्सीजन, H रिप्रेजेंट करता है आपका सल्फर। ठीक है, मैंने साथ में टेबल भी डाल दिया कि रिवीजन के लिए आपको फटाफट पता हो कि ये सारे एलिमेंट्स है, ये तो बहुत कॉमन एलिमेंट है जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो उनका पता होना चाहिए। तो गोल्ड का सिंबल आपको दिख रहा है, गोल्ड का सिंबल हमारा क्या होता है, AU। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। कौन सा फीचर है जो डिस्टिंग्विश करता है फंडामेंटल ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट से, यानी कि भारत के मौलिक कर्तव्यों को और मौलिक अधिकारों में कौन कौन सी विशेषता उसको अलग बनाती है। तो देखो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको क्या पता है, भैया आप जीके की प्रिपरेशन करके जा रहे होगे तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट ना पढ़ा होगा ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ा होगा। फंडामेंटल राइट्स आपके क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं जो हर सिटीजन को, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको तो दिए जाते ही जाते हैं। जैसे क्या क्या दिए जाते हैं, ऊपर ऊपर से पता होगा, राइट टू इक्वालिटी दिया जाता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया जाता है। कोई भी आपको किसी भी के बारे में कैसी भी आप अपना ओपिनियन, अपनी व्यू पॉइंट आगे रख सकते हो, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, कहीं भी। राइट टू इक्वालिटी, अगर आप हिंदू है मुस्लिम है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ऐसा नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं हो सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म आप कभी भी किसी भी समय अपना सकते हो। तो देखिए अगर ये राइट्स आपको नहीं दिए गए, अगर नहीं दिया जा रहा आपको एडमिशन, नहीं दी जा रही आपको इक्वलिटी, नहीं दी जा रहा आपको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जितना आपका बनता है, उसमें आपको यूनिवर्सिटी में सीट नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। तो जब कंप्लेन कर सकते हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके बोल सकते हो। तो क्या फंडामेंटल राइट्स आपके नॉन जस्टिसिएबल है, क्या आपको जस्टिस नहीं मिलता उनके मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट न्यायालय में अगर आप जाके अपना केस फाइल करते हो, ऑब्वियसली मिलता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। फंडामेंटल राइट ऑप्शन है, यानी कि किसी को दिया जाएगा किसी को नहीं दिया जाएगा, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल कोर्ट हो तो बिल्कुल सही बोला होगा, लेकिन यहाँ बोला फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है आपकी, हमारे कुछ मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ 11 अधिकार लिखे हुए हैं कि आपको बीइंग अ सिटीजन, एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। जैसे अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, उनकी रिस्पेक्ट करो। तो ये सब क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है आपकी। जैसे होता है ना आपका फ्लैग नीचे गिर जाता है, लोग उसी पे पैर रख के चल रहे, तो फंडामेंटल ड्यूटी वहां पे आती है कि आपका जो नेशनल फ्लैग है उसके ऊपर कोई पैर रख के चल रहा है या उसको कोई मैट बना के चल रहा है, तो वहां पे आपका बीइंग अ सिटीजन आपका मौलिक अधिकार बनता है कि ऐसा ना करा जाए। ठीक है, तो जब भी आपको एक ड्यूटी ये भी है कि जब भी वॉर की जैसी सिचुएशन हो कंट्री में, तो हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए अपनी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए, वो भी ड्यूटी है। तो लेकिन अगर आपने फॉलो नहीं करा, लेकिन मैंने फॉलो नहीं करा, तो क्या मुझे कोर्ट पनिशमेंट देगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो दे आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट। तो फंडामेंटल ड्यूटी आर एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट और फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल यानी कि क्या, उसकी जाके कोई कंप्लेन करेगा तो आपका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स को कौन डिस्टिंग्विश करता है, वो आपका क्या करेक्ट आंसर है, जी। विच रिवर नोन एज द सोरो ऑफ बिहार फ्रिक्वेंटली चेंजेस कोर्स ड्यू टू द हैवी सेडिमेंट, यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार का शोक, उसको कैटेगरी दे दिया, टैग दे दिया, क्यों दे दिया, मैदानों में भारी गाद जमाव के कारण बार बार क्या बदलती है, वो अपना मार्ग बदलती है। जैसे मान लो एक नदी है, नदी आपकी हर साल क्या हो रही है, यहाँ से आ रही है, फिर वो अगले साल ये कोर्स से आ रही है, फिर वो अगले साल ये कोर्स से आ रही है, फिर अगले साल किसी कोर्स से आ रही है, तो अपना रास्ता बदलती है। और ये नदी जो है ना, वो हर साल बिहार में क्या लेके आती है, फ्लड लेके आती है। तो जब ये फ्लड लेके आती है और इसके, हमको मान लो मुझे इसको रोकना है सिचुएशन को, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ डैम बना दूंगी, पर मुझे पता है कल कोई किसी और
रिवर्स कोर्स से चली जाएगी, फिर डैम बनाना पड़ेगा, फिर डैम बनाना पड़ेगा। तो ये इसकी वजह से हर साल बिहार में फ्लड आते ही आते हैं। तो आपको अगर सिचुएशन पता हो, ये जो आपका है ये तो पूरा आपका नेपाल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उत्तराखंड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूपी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रहा आपका बिहार, यहाँ पटना भी आपको दिख रहा होगा। तो ऊपर से एक नदी आ रही है, ये क्या है आपकी कोसी। तो कोसी नदी बहुत ही स्पेशल है अपने आप में। कोसी के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इसको सोर ऑफ बिहार बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है। कोसी कहाँ से बन के आती है, कोसी का ओरिजिन होता है अपने तिब्बत से, यानी कि नेपाल से बन के आती है। और गंगा की ये क्या है, ये बाएं हाथ पे पड़ती है, तो ये बाएं किनारे की सहायक नदी है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर आप देख पा रहे होंगे मैप में, तो गंगा में जाके मिल रही है और वो लेफ्ट साइड से आ रही है। तो लेफ्ट साइड से आने वाली नदियों को क्या बोला जाता है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और ये हर साल अपना क्या करती है, मार्ग बदलती है। अगर और कुछ जानना हो तो ये ऊपर से क्या लेके आती है, ऊपर हिमालय, वही हिमालय से ये बहुत सारा सिल्ट लेके आती है। ठीक है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं गाद लेके आती है। और गाद क्या होता है, जब भी वो गाद और सेडिमेंट लेके आती है तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसे ऐसे पहाड़ बनता रहता होगा उसका, और फिर नदी फिर वहां से उसको काट के नहीं निकल पाती, वो उसके साइड से निकल जाती है। तो उसके चक्कर में उसका मार्ग क्या हो जाता है, चेंज होता है। पिछले 200 वर्षों में ये नदी कम से कम 120 किलोमीटर से भी अधिक अपना मार्ग बदल चुकी है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, कोसी। सन, गंडक, घाघरा मैप में दिख रहा है, याद रख लो कहाँ है, कौन से स्टेट से होके जाती है और कहाँ से ओरिजिन आता है। ठीक है, सारी नदी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री, और मुझे ये भी बताएंगे कि ये जो सन, गंडक, घाघरा, ये रिवर गंगा में जाके मिल रही है, कौन सी नदी में जाके मिल रही है, और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्रमोट करता है नॉन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज। हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, मैंने फोटो डाल रखी है। आपको सारी क्लासिकल लैंग्वेज पता होनी चाहिए, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, पाली, असमीज, प्राकृत, बंगाली, ओडिया, कन्नड़, संस्कृत। तो उनके साथ उनके साल गिवन है। ये साल कौन सा साल है, जब गवर्नमेंट ने इनको रिकॉग्नाइज करा। ठीक है, ये कि ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है। तो संस्कृत मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान और शास्त्रीय गैर शास्त्रीय भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यानी कि जो हमारी नॉन क्लासिकल लैंग्वेज है उनका प्रमोशन, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसमें क्या लिटरेचर लिखी गई है। तो कौन करेगा, देखो यार, कुछ कुछ ऑप्शन तो आप ऐसे डायरेक्टली कट कर दो। जैसे कौन से हो गए आपके, सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्यों करेगा, ये तो भाई वो करते हैं, जमीन में से जो पुरानी पुरानी चीजें होती हैं उनको पढ़ते हैं। कोई टेम्पल निकला हो, कोई मूर्ति निकली हो, उस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट क्लासिकल तमिल, तमिल वाला सारी लैंग्वेजेस को क्यों प्रमोट करेगा। ठीक है, नेशनल म्यूजियम का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आंसर क्या होगा, CIL। क्या बोलते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान। ठीक है, किसके अंदर काम करता है, नाम ऊपर मेंशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करता है, संस्कृति मंत्रालय के अंदर काम करता है। इसका मेन काम क्या है, टू प्रमोट नॉन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस। डायरेक्ट आंसर है, इतना आपको पता होना चाहिए। इन विच ईयर वॉज द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च हुई थी। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना था कि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग थे, जब क्या हो रहा था, उनकी जॉब जा रही थी, तो वो जॉब लेस हो रहे थे, अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, बेरोजगारी हो रही थी। तो उनको जॉब देने के लिए ये रोजगार योजना लाई गई, जिसमें क्या बोला गया, हर किसी को क्या कर देगा, सज्जन को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, कि वो मेंटल डिप्रेशन ना करे, उनका जॉब जा रहा है ये सब। तो उसके लिए EPFO की मदद ली गई, और EPFO के साथ जो भी लोग रजिस्टर थे, जितने भी एम्प्लॉयज रजिस्टर थे, उनको क्या दी गई, पैसे की मदद दी गई कि आपकी सैलरी का इतना परसेंट आपको मिलेगा मिलेगा। ठीक है, दोनों को, नॉट जस्ट आप जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जिसके अंडर वो काम कर रहा है, दोनों के लिए किया गया। ठीक है, तो 2020 में ये स्टार्ट हुआ था, कोरोना तभी आया था, और 2022 तक इन पे क्या हुआ, 2022 तक इसकी एक अचीवमेंट है कि इन्होंने 2022 में ही कितने एम्प्लॉयज इसमें ऐड करवाए, 7.85 मिलियन एम्प्लॉयज इसमें ऐड। ठीक है, हाँ जी, मॉक टेस्ट
बहुत बच्चे ले रहे हैं। हर टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल में हर दिन 10-15 क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो रहे हैं। आपको वहां से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि देखो आप जो ये क्वेश्चन कर रहे हो ठीक है, आप हमारी फ्री सीरीज से जितना बेनिफिट हो सके उतना उठा सकते हो, लेकिन कंपटीशन तो बहुत है। हर बच्चा प्रिपेयर कर रहा है। आपको एग्जाम तो कंपटीशन क्या है, जिसकी रैंक आएगी उसको जॉब मिलेगी। तो जितना ज्यादा करोगे इतना इनफ नहीं है, तो जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। इसमें आपको 6 पूरे फुल मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। आपको पता क्या चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। एग्जाम देने के बाद थोड़ी ना अपने आप को एनालाइज करोगे, पहले से एनालाइज करके चलो कि कहाँ वीक हो, इंग्लिश में हो, जीके में हो, मैथ्स में हो, क्वांट में हो, रीजनिंग में हो, पहले से बताओ। तो मॉक टेस्ट दोगे, अपना रिजल्ट देखोगे, एनालाइज करोगे, फिर उसके बाद एक सीनियर से, विनय सर है उनके साथ डिस्कस करोगे, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ सिचुएशन। हमारे बहुत सारे बच्चों की डीडीए डी ट्रिपल एस के एग्जाम क्रैक हुए हैं, तो उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं मॉक टेस्ट का इतना अच्छा लेवल है कि जो है इन क्वेश्चन से, वहां से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं और फंसते हैं, टॉपिक तो जरूर आते हैं। ये 5 इंग्लिश का पूरा फुल सेक्शन है, जीके का फुल सेक्शन कवर है 5, और इनमें सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं, वही फिल्टर आउट होकर कवर कर रखे हैं जिनके एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस है। तो आप ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, 199 का, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चाय कॉफी आप पी लेते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन, जैसे आपको सही लगे। Which of these is not a criteria of a monument under India's conservation definition as per the नीति आयोग? तो नीति आयोग के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट के अनुसार, भारत की संरक्षण परिभाषा में स्मारक के लिए इनमें से कौन सा मानदंड नहीं है, कौन सा होना जरूरी नहीं है। जैसे कि आपको क्या कहला जाएगा, मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट वो कब कहलाएगा, स्मारक वो कब कहलाएगा, उसके लिए ये चीजें प्रेजेंट होना जरूरी है। जैसे मान लो क्या वो फ्यूनरी आर्किटेक्चर, अंतिम संस्कार वास्तुकला वाला, उसमें आर्किटेक्चर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होना चाहिए। रोड कट टेम्पल होना चाहिए, यानी कि पत्थरों को काट के जो मंदिर बनाए गए वो होना चाहिए। रेजिडेंशियल हाउसेज क्या होता है, रेजिडेंशियल तो हाउसेज ये होता है जैसे हम लोग जो रह रहे हैं रेजिडेंशियल एरियाज है, ठीक है। तो मैंने ये तो आप समझ गए कि भाई इसका करेक्ट आंसर आपको मिल गया, इनकरेक्ट ये डी ऑप्शन है। लेकिन आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके जो मोन्यूमेंट्स है वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। आगरा फोर्ट आगरा में है, अजंता के महाराष्ट्र में है, ठीक है। और देख लो सारे के सारे, चार मीनार आपका तेलंगाना में है, एलिफेंट केव आपका महाराष्ट्र में है। तो ये केव्स काफी इंपॉर्टेंट है कि मोन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट से अपने तो याद रखना चाहिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही, साथ साथ रिकॉर्ड करते रहो अपना नोट्स में। वाई डिड अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया, मैसेडोनिया कहाँ पड़ता है पता है, इंडिया, ये रहा देखो मैप में दिख रहा है, इंडिया बिल्कुल कोने में। ये सारा पोर्शन क्या था, ये सारा पोर्शन अलेक्जेंडर ने कैप्चर कर रखा था, वो देखो मैसेडोनिया हो रहा। ठीक है। तो मैसेडोनिया के जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने अपना कैंपेन लॉन्च किया था अगेंस्ट द पर्शियन एम्पायर, ठीक है, अगेन। एंड हाउ डिड इट इनडायरेक्टली कनेक्ट टू द इंडिया नॉर्थ वेस्ट रीजन, तो इंडिया से क्या कनेक्शन बैठा वहां पे, तो उसका मैसेडोनिया अलेक्जेंडर बस एक थॉट का था, कैप्चर करते जाओ, लड़ते जाओ, बैटल्स लड़ते जाओ और आगे कैप्चर करते जाओ एरिया को। तो मैसेडोनिया के सिकंदर ने फारसी साम्राज्य के खिलाफ अपना अभिनय क्यों शुरू किया, और ये भारत को उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से कैसे जुड़ा। तो देखो क्या करा गया, क्या उसने इंडियन किंगडम से कोई अलायंस ली थी अगेंस्ट पर्शिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। टू एक्सप्लोर न्यू ट्रेड और कनकर द इंडस वैली, नहीं, ऐसा भी कुछ भी नहीं करता था वो। क्या ग्रीक कल्चर प्रमोट करता था यहाँ पे, कुछ ऐसा भी नहीं होता था उसका। तो वो क्या करता था, टू अवेंज पर्शियन इन्वेजन। तो क्वेश्चन से मुझे ना हिंट मिल रहा है, टू अवेंज वो पर्शियन के अगेंस्ट था ना, बदला कर रहा था ना। तो फ्रांस के ग्रीस पर आक्रमण का बदला लेने के लिए उन योद्धा में फारस के अधीन भारतीय सैनिक लड़े, तो इसलिए उसने क्या करा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ। तो अवेंज पर्शियन इन्वेजन ऑफ ग्रीस, इंडियन सोल्जर अंडर पर्शिया फॉट इन दोस वॉर। तो ये करेक्ट आंसर है। इसके बारे में क्या जान सकते हैं, अलेक्जेंडर का आप टाइम पीरियड ध्यान रखिए कि 327 से 325 बीसी ई तक ये रहा, ठीक है। किस किसके अगेंस्ट ये इन्हें लड़ाई लड़ी है, पर्शिया, इजिप्ट, थोड़ा पोर्शन भारत में भी, ठीक है। और इसी की वजह से भारत में आपको अगर कोई ग्रीक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, ग्रीस से आया हुआ कल्चर थोड़ा सा देखने को मिलता है, वो अलेक्जेंडर और मैसेडोनिया की वजह से। इसमें बहुत ही एक फेमस बैटल है जिस जो इन्होंने लड़ी थी, इसका नाम क्या है, हाइडेस पेस। हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, हाइडेस पेस। बैटल ऑफ हाइडेस पेस हुई थी जिसमें इसने हरा दिया था, डिफीट किया था किसको, किंग पोरस को, ठीक है। और वहीं से वो कल्चर का होना, ग्रो होना, विस्थापन होना, स्थापित होना शुरू हुआ था। ठीक है। अगला,
Which specific legislative act of the British Parliament provide for the establishment of Commission for the Consolidation and Codification of Indian Laws? Okay. तो ब्रिटिश संसाधन का कौन सा विशिष्ट विधायी अधिनियम भारतीय कानून के संहिताकरण और एकीकरण के लिए विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो क्या हुआ था, हमारा लॉ कमीशन बनी थी। तो जो लॉ कमीशन बनी थी वो किस लिए बनी थी? इसलिए बनी थी कि हमारे जो इंडियन लॉज है उनको प्रॉपर कॉडिफाई करे जाए, उनका एक कोड हो, जैसे आईपीसी 3, आईपीसी 4, आईपीसी 36 ऐसा हो। तो ये किस में आया था, कौन से चार्टर एक्ट में आया था? चार्टर एक्ट 1833 में आया था। और इस टाइम पे गवर्नर कौन थे जिनके अंडर आया था? लॉर्ड मैक्लॉ के अंदर। ठीक है, किस लिए आया था? ताकि दंड एवं आपराधिक प्रक्रिया को क्या करा जाए? फॉर्मलाइज करा जाए, उसको प्रॉपर तरीके से करा जाए। ठीक है, और ये क्या करता है? सलाहकारी रिपोर्ट भी देता था। फिर एडवाइजरी रिपोर्ट इसको बोलेंगे इंग्लिश में, एडवाइजरी रिपोर्ट प्रेजेंट करता था रिसर्च करके कि हाँ कौन सा कानून है कि जिसको लाना अभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कैसे इसको कंसोलिडिफाई करके फॉर्मलाइज करके हम उसका प्रॉपर प्रोसीजर चलाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, Which of the following was not of the one of the three important political power that grew during the first phase? इसमें से कौन सी ऐसी political power है जो इस फेज में देखने को नहीं मिली थी? अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है तो ये एंशियंट के टाइम पे आपको पता होगा कि ये जो 750 और 1000 का टाइम पीरियड है, एंशियंट मेडाइवल और आपने जितने भी फेज पढ़े, ये वाला टाइम पीरियड थोड़ा सा फेमस रहा है। क्यों? बिकॉज इसमें ना एक स्ट्रगल चलती, एक लड़ाई चलती है जिसको हम क्या बोलते थे? उस लड़ाई को हम कुछ इस नाम से जानते थे, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। ये इस पे मैंने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल पे 3 नाम आते हैं, कौन से? गुर्जर प्रतिहारस, पालास, राष्ट्रकूटास। देख रहे हो, ट्रीपार्टाइट एक तरफ से ये अटैक करते हैं, एक तरफ से ये अटैक करते हैं, एक तरफ से ये। इनको ये कन्नौज का एरिया चाहिए बिकॉज ये ट्रेड करने के लिए उस टाइम पे बहुत ही फेमस सेंटर था। ठीक है, तो जो इस पे रूल करता था ये माना जाता था उसका पूरा हिंदुस्तान पे रूल है। तो आपको नाम मिल के राजपूता है, प्रतिहारस है, पालस है, बट ये नहीं है। देखो क्वेश्चन पूछा उसने उस टॉपिक से, उसने सीधा नहीं पूछा 3 रूलर्स का नाम बताओ, उसने साल को लिंक करके, तभी तो एक क्वेश्चन के साथ अगर आप एक एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लोगे जिससे मैं आपको हर क्वेश्चन बता रही, तो कुछ नहीं पता कौन सा क्वेश्चन किसको घुमा के पूछ ले। पिछली बार भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस करा अपने पुराने लेक्चर्स में, तो उसमें अलग तरीके से पूछा गया, अब इसमें अलग तरीके से पूछा गया। तो गुर्जर प्रतिहारस की लोकेशन कहाँ है? आपकी कुछ नॉर्थ वेस्ट में, और ये किधर? आपके पालास ईस्ट में, ईस्ट इंडिया में, और ये किधर पड़ता है? आपका डेक्कन में। तो इनकी पोजीशन भी ध्यान रखना। अगला, द कोयन डैम है, एक एसेंशियल पार्ट है, कोयन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो कोयना बांध, जो कोयना जल विद्युत करने के लिए, जल विद्युत क्या होता है? यानी कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भारत के कौन से राज्य में एस्टैब्लिश्ड है? दिख रहा है इसको? अपने आपको साथ में सारी इंपॉर्टेंट डैम के लिस्ट बना रखे, तो कोयना डैम दिख रहा है। अगर आपको ये लिस्ट याद है जो हम विनय कक्षा के आपको फ्री कंटेंट पीडीएफ में ऐप में मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल गया। देखो आया हुआ है ना कंटेंट जो हमने प्रोवाइड करा, उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, कोयना डैम कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र है, इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो आपको सारे डैम्स की लोकेशन मैंने यहाँ पे देख रखी है, जो जो इंपॉर्टेंट डैम्स है वो आपको पता होने चाहिए। कोनियन डैम के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट यही है कि ये महाराष्ट्र में है, और ये महाराष्ट्र में कहाँ पे है? सतारा डिस्ट्रिक्ट में है। 1964 में ये पूरा इसका कंप्लीशन हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट का विस्थापन हुआ था। जल विद्युत के लिए प्रयोग होता है, ये आपको बता दिया। और किस लिए प्रयोग होता है? इरिगेशन के लिए। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? आपके खेतों में सिंचाई के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बराबर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? उसका नाम भी सेम है, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और ये किधर लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, और अगर वेस्टर्न घाट के बिल्कुल कहाँ है? बराबर में। यहाँ आपके वेस्टर्न घाट होते हैं, उसके बराबर में आपका कोयना डैम। ठीक है, मैप के थ्रू याद रखोगे, क्लैरिटी रहती है। इमेज के थ्रू हम जितना चीजों को याद करते हैं, मैंने क्यों इमेजेस लगाई है, वरना मैं तो सीधा आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकती थी हल्का फुल्का एक्सप्लेन करके। इमेजेस लगाने से आपका बेनिफिट है कि आपको क्लैरिटी देगा और आपको याद होगा कि हाँ कुछ ऐसा मैंने देखा था, वो देख के ही आपको ऑप्शन आंसर मिल जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इनकॉर्पोरेटेड इंटू इंडियन यूनियन एज द इंडियन यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरी है, आपको पता है हमारी 8 यूनियन टेरिटरी अभी एज प्रेजेंट टुडे। तो भारत संविधान में जब अमेंडमेंट हुई थी, संशोधन हुआ था, संशोधन क्या होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है, संविधान जो लिखा है उसमें कोई बदलाव आता है तो वो संशोधन कहलाता है उसका। उस अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुआ था उस टाइम पे? बहुत पुरानी बात है, 12th अमेंडमेंट। आपकी जो 12th अमेंडमेंट हुई थी वो 1987 की बात है, 1961 की बात है, सॉरी 1961 की बात है। और उसमें क्या हुआ था, गोवा दामन दीव को क्या यूनियन टेरिटरी का नाम दे दिया गया था। लेकिन फिर बाद में 1987 में, ध्यान रखना, गोवा को कभी यूनियन टेरिटरी मत कंसीडर कर देना, गोवा बाद में यूनियन टेरिटरी के हटके वो प्रॉपर राज्य बन गया था, प्रॉपर स्टेट बन गया था। ठीक है, अब ये क्यों गया था, इनको लिबरेशन फ्रीडम मिली थी। कौन से फ्रीडम मिली थी उस टाइम पे, किसका रूल था यहाँ पे, पोर्टुगीज का रूल था। पोर्टुगीज माने गाली का शासन था और उससे उनको लिबरेशन फ्रीडम मिली थी, तो यूनियन टेरिटरी एक्ट के अकॉर्डिंग उनको यूनियन टेरिटरी कंसीडर कर गया था। ये देख रहा है आपको, दादर एंड नागर हवेली, दामन दीव। अब ये दोनों एक साथ क्यों लिखे हैं, बिकॉज ये दोनों पहले अलग अलग थे। ठीक है, दादर और नागर हवेली अलग था, दामन एंड दीव दोनों अलग अलग चीजें, अब दोनों एक ही क्या करते हैं, एक ही यूनियन टेरिटरी मानी जाती है। अभी आपकी करंटली 8 यूनियन टेरिटरी है, उनका मुझे नाम मेंशन करके बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, Who among the following was executed होते हैं after the firing at the regiment of Sergeant Major before the outbreak of revolt of। अब देखो सबसे मेन तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, रिवोल्ट हुआ था 1857 का, इससे पूरा का पूरा एक चैप्टर है और इसको मैंने बहुत बार डिस्कशन करी है डिटेल में, तो उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है। और मैंने जो बताया गया है उस टाइम पे उसमें से मेंशन है, उस बंदे का नाम मैंने वहां मेंशन किया था उस टाइम पे, जब पूछा नहीं था, लेकिन आज इस बार वो रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से किस 1857 के विद्रोह में पहली बार रेजिमेंट के सार्जेंट मेजर पर जो गोली चलाने के बाद फांसी दी गई थी वो किसको दी गई थी? देखो बहुत ही फेमस नाम है, मंगल पांडे हुआ था। और जो 1857 का रिवोल्ट है वो हुआ क्यों था, आपको याद है? 1857 का रिवोल्ट के बारे में क्या बताया था कि जो आपकी राइफल थी, जो इंडियन सोल्जर यूज करते थे ब्रिटिश आर्मी में, तो जो राइफल का कैट्रिज था उसमें क्या रूमर फैला था या सच भी था कि पिग और काउ फैट से बना है। तो जो हिंदू थे उनका रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ, मुस्लिम थे उनका रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ। अब चाहे वो इंडियन थे, ब्रिटिश आर्मी के अंदर काम कर रहे थे, सारे हुए। तो पहली बार ये ऐसा एक्ट देखा गया, ऐसा मूवमेंट हुआ जिसमें सबने मिलजुल के ब्रिटिश के अगेंस्ट पहली बार क्या होती है अपनी आवाज उठाई। बना मराठा अपना अलग लड़ रहे थे, सारी कम्युनिटी बंगाली अपना अलग लड़ रहे थे, सब अलग अलग कर रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमने क्या देखा कि ये कैंप और ये मूवमेंट फैला पूरा दिल्ली से कानपुर, कानपुर से आपका लखनऊ, लखनऊ से झांसी, ऐसे करके फैलता हुआ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। तो जो डीपीएसपी ये प्राइमरी आउटलाइन करे गए हैं, तो कहाँ पे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्व मुख्यतः कहाँ लिखित है? तो कहाँ मेंशन है? आपको मैंने बता रहा था हमारे पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो कितने पार्ट्स हैं उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका एक थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, फोर्थ के साथ ही क्या है, फोर्थ ए पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में आपके फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ पे आपके डीपीएसपी है, देन आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो आंसर मिल गया मुझे, सर्विंग एज अ गाइडलाइंस और गवर्नेंस। ये क्या करती है, सिर्फ एक गाइडलाइंस है। यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर आप कोई भी कानून बनाएंगे तो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखिए, पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखिए, किसी इंडिविजुअल को वो बायस ना हो, ऐसा कानून नहीं बना सकते, इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। तो ऐसे ही क्या गाइडलाइंस है कि गवर्नमेंट आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्यों छोड़ा, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ये इसलिए छोड़ा डीपीएससी बना के कि उनको पता था कि अभी जो मैं संविधान बना रहा हूँ अभी इन सभी चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलेगा बहुत सारे ऐसे नई चीजें आएंगी, नई इश्यूज आएंगे, जैसे आपका क्या डिजिटल करेंसी है, एआई है, मशीन लर्निंग है, जिसमें हमें कानून बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमने क्या कर रखी, गाइडलाइंस छोड़ रखी कि उनको बनाते समय इन गाइडलाइंस का ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट मस्ट नॉट बी डिनाइड टू पर्सन हु इज अरेस्टेड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22। तो आपके आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने अभी आपसे पूछा कितने पार्ट्स हैं ये बताइए, कितने स्केड्यूल हैं ये बताइए, कितने आर्टिकल्स आपके संविधान में ये बताइए। तो आर्टिकल 22 किस में आता है? आपका फंडामेंटल राइट में आता है। तो फंडामेंटल राइट जो है आपका 22 आर्टिकल्स ऑफ पार्ट 1 में क्या बताया गया कि राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज अरेस्टेड, यानी कि जब आपको अरेस्ट करा गया, गिरफ्तार करा गया, तो आपको किस लिए गिरफ्तार करा गया, उसका कॉज, उसका कारण जानना आपका क्या है? फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है, वो आपको पता होना चाहिए। और भी देख लो, आपको विद इन 24 आवर पुलिस प्रेजेंट करेगी वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने। राइट टू नॉट बी इल ट्रीटेड, आपको टॉर्चर और इल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा जब तक आप अरेस्ट और कस्टडी में हैं। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी, आपने पुलिस के सामने कोई गुनाह स्वीकार किया और उसको एज ए एविडेंस हम अगेंस्ट नहीं यूज कर सकते आगे, वो आपको पूरा उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ इस एविडेंस के तहत ये माना जाता है कि गिल्टी है, तब वो पर्सन को गिल्ट कंसीडर किया जाता है। तो आपको आंसर इसका मिल गया, राइट टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, या राइट टू रिफ्यूज इंटेरोगेशन, राइट टू कॉल अ फैमिली मेंबर इमीडिएटली, या राइट फॉर अ स्पीडी ट्रायल। तो आपको लीगल प्रैक्टिशनर हायर करने का उसी टाइम पे ऑप्शन दिया जाता है। आर्टिकल 22 सब पार्ट 1 आपको एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में। नेक्स्ट, how does the climate smart cities assessment framework support urban infrastructure planning in India? जलवायु स्मार्ट सिटी आकलन रूपरेखा को CSCF भारत में शहरी अवसंरचना योजना का समर्थन कैसे करती है? तो कैसे करती होगी? क्या ट्रैफिक देख के क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम उन्होंने एस्टैब्लिश किया होगा या चलाया होगा? इवेल्युएट करेगी क्लाइमेट रेजिलियंस स्टेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टोर, यानी कि शहरों की जलवायु को देखना, लचीलापन देखना, उनकी स्थिरता देखना, उसको बढ़ेगी। या रेगुलेट करेगी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ग्रीन बिल्डिंग, हरित भवनों का निर्माण करना, या जीडीपी को ट्रैक करना, जीडीपी को ट्रैक करना क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज। तो जीडीपी का ट्रैक करना स्मार्ट सिटीज का समझ में आता है, लेकिन इसमें क्लाइमेट का कोई रिलेशन नहीं होगा। जीडीपी क्या होती है? ये तो आपका अर्थशास्त्र से टॉपिक है कि आपके पूरे साल में वैल्यू ऑफ गुड्स, पूरे साल में आपने कितना सामान बनाया, कितना प्रोड्यूस करा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उससे पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ कितनी है, कंट्री ने, उस एरिया ने कमाया कितना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखो सबसे करेक्ट आंसर यही लग रहा है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ग्रीन बिल्डिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्लाइमेट रेजिलियंस करना, हाँ भाई क्लाइमेट में बदलाव ना आना, सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। आपको अपनी डेवलपमेंट, अपना विकास ऐसे करना है कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है, वो आने वाली जो आपकी नेक्स्ट पीढ़ी है, उसके लिए आप क्या करेंगे? सामान सही से छोड़ के जाएंगे, पानी पोल्यूट नहीं होगा, पेट्रोल जितना जरूरत है उतना यूज करो, इलेक्ट्रिसिटी जितना जरूरत है उतना यूज करो, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है और कोल एक टाइम पे खत्म होने ही वाला है। आज से कुछ 5-10 साल में कोल खत्म होने ही वाला है, फिर देखते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी का क्या नया सोर्स यूज करेंगे। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट केव, देखो मैंने सारी केव मेंशन करके, पीछे मैंने हिस्टोरिकल मूवमेंट था उसमें भी इनका नाम रिपीट हो रहा था। तो एंशिएंट केव कौन कौन सी है जो इंडिया यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को ने बोल रखा है कि ये वर्ल्ड की हेरिटेज साइट है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे इनको सम्मान दे रखा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन गुफा परिसर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसमें हिंदू बौद्ध और जैन स्मारक है? तो हिंदू बौद्ध और जैन स्मारक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? एलोरा केव। लेकिन आपको ध्यान रखना कि एलोरा केव, अजंता केव दोनों का है महाराष्ट्र में, ठीक है। और आप देख लीजिए ये सारे के सारे आपके क्या है? मानस वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, ये सारे इस साल पे क्या दिए गए थे? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कंसीडर करे गए थे। लिस्ट अच्छे से देख लेंगे, मैं गो थ्रू करें ना, बिकॉज कोई सा भी आंसर आपका आ सकता है इसमें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 कि कौन सा 5 ईयर प्लान था विच हाईलाइटेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ? तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारी इकोनॉमी बन रही थी, जब हम आजाद हुए थे, तो आजाद होने के बाद क्या हुआ था? हमारी इकोनॉमी, हमारा अर्थशास्त्र बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन पे था। क्यों था? बिकॉज ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो हमारी इंडस्ट्री थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उनको बनने नहीं दिया था, उनको अच्छे से ग्रो नहीं होने दिया था, बिकॉज वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाती थी, यहाँ से कॉटन लेके जाती थी, ब्रिटेन में लेके जाती थी, ब्रिटेन में एक शर्ट बनाती थी और यहाँ आके इंडिया में बेचती थी या अदर कंट्रीज में बेचती थी। पर हमारा जो, जिसमें शर्ट बनाने वाला जो काम होता है वो इंडस्ट्री का काम होता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में काम होता है। तो अगर आप जीके का कोर्स पढ़ेंगे तो मैंने उसमें उसको समझा रखा है, उसका काम होता है। तो वो चीज बड़ी नहीं, तो जिस कंट्री की इंडस्ट्री अच्छी होती है, सेकेंडरी सेक्टर अच्छा होता है, द्वितीय
क्षेत्र अच्छा होता है तो वो क्या होती है, कंट्री यूएस चाइना और रशिया की तरह क्या होती है, डेवलप होती है। तो हमने अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए ये प्लान फॉलो किया है कि हम हर 5 साल बाद एक प्लान बनाएंगे और उसमें गोल डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया, उसमें हमने देखा कि हम क्या करेंगे, एग्रीगेन सेक्टर का फोकस करेंगे, पहले एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1960 में 5 साल हम किस पे फोकस करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर पे फोकस करेंगे। थर्ड 5 ईयर में हमारा प्राइमरी फोकस एग्रीकल्चर के साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट पे रहेगा, बिकॉज उसकी डिमांड, पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो उसकी डिमांड बढ़ रही थी। तो ये सब बनाया। तो कौन से 5 वर्षीय योजना जो हमने बनाई थी उसमें हमने ये ध्यान रखा था कि हम मूल्य स्थिरता के आगे हमारा प्राइस स्टेबिलिटी रहे, यानी कि इन्फ्लेशन ना आ जाए, महंगाई ना आ जाए। ये हमने कौन से प्लान में फॉलो किया था, कहीं दिख रहा है आपको इसका आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, देखिए फोर्थ 5 ईयर प्लान में जहां पे लिखा है कि हमने जब मेजर इंडियन बैंक्स, यानी कि मेजर इंडियन बैंक नेशनलाइज करे थे और ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया था, तो एकदम जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो सप्लाई बढ़ गई थी, सप्लाई के साथ साथ एकदम सबके प्राइस ना बढ़ जाए, तो हमने प्राइस का ध्यान किस में रखा था, अपना फोर्थ 5 ईयर प्लान में रखा था। विच नेशनल ऑब्जर्वेशन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 नवंबर टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल फ्रीडम ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा पे क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं और मैंने इसको डिटेल में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो जो बिरसा मुंडा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के समान पे हर वर्ष 15 नवंबर को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा कौन थे, एक ट्राइब के वो थे, फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। अब इनको ट्राइब रेबेलियन भी बोला जाता था, यानी कि आदिवासी विद्रोह के नेता थे ये, और उन्होंने एक बहुत अच्छा आदिवासी विद्रोह चलाया था। किसके अगेंस्ट चलाया था, ब्रिटिश के अगेंस्ट चलाया था, जिसका एक नाम रखा गया था उस विद्रोह का, उल गुलम, ठीक है। तो इन्होंने जो हमारी ट्रेडिशनल लेवल पे जो खेती बाड़ी का एक सिस्टम था वो चलता था, जिसका नाम क्या था, खुट खुट्टी, यानी कि इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, खुंट कटी। ये ट्रेडिशनल सिस्टम था एग्रीकल्चर का, जो इस तरीके से हम खेती बाड़ी करते थे, वो ब्रिटिश के आने की वजह से उन्होंने वो बंद करवा दिया था। तो दोबारा लेके आए थे कि हम उसी तरीके से करेंगे जैसे करते आए हैं, तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, और उस मूवमेंट का नाम क्या था, उल गुलम। तो आपको मैंने 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बता दी। नवंबर 15 पे इनको हमारा क्या सेलिब्रेट होता है, ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनजातीय गौरव दिवस भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ है। व्हाई डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ यूनियन लिस्ट विद सब्जेक्ट सोली अंडर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन लिस्ट क्यों बनाई होगी, सिंपल सा आंसर, संविधान केंद्र के अधीन केवल विश्व के साथ संघ सूची क्यों प्रदान करी होगी। आपको पता है कि आपकी जो पावर्स है, कौन भारत में जो पावर है, पॉलिटिकल पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है कानून बनाने की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में डिवाइडेड है। डिटेल में मैंने पूरी पूरी लिस्ट डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स में यूनियन लिस्ट में कौन से मैटर डालेंगे, जिसमें नेशनल गवर्नमेंट काम करती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। और इसमें कौन से मैटर्स आते हैं, इसमें दोनों मिलके काम करते हैं। तो नेशनल लेवल पे जो इंपॉर्टेंस है वो कौन कौन से टॉपिक होंगे, जैसे डिफेंस, आर्मी से रिलेटेड डिसीजन लेना, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड डिसीजन लेना, इंटरनेशनल अफेयर, पाकिस्तान चाइना रशिया के साथ कैसे पॉलिसी बननी है उन पे डिसीजन लेना, वो उसके स्टेट का आपका आता है। उनका एजुकेशन है, पुलिस उसकी वहीं पे उनकी कंट्रोल में होती है। तो इन टॉपिक्स पे स्टेट डिस्कशन करता है, इन टॉपिक्स पे यूनियन गवर्नमेंट डिस्कशन होती है। तो क्यों बनाई होगी, टू रिड्यूस द पावर ऑफ द स्टेट, नॉट टू अलाउ द स्टेट टू डेलीगेट पावर टू लोकल बॉडीज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। टू अवॉइड जुडिशियल रिव्यू ऑफ नेशनल लॉ, ताकि जुडिशियल रिव्यू ना हो पाए नेशनल लॉ का। जुडिशियल रिव्यू किसी से नहीं बच सकता, हर लॉ का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। टू एंश्योर यूनिफॉर्म पॉलिसी इन मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस एंड फॉरेन, ऑब्वियसली ताकि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर एक नेशनल पार्टी के हाथ में रहे, यूनियन गवर्नमेंट जो बनेगी वही डिसीजन लेगी ना, प्राइम मिनिस्टर ही लेगा उससे डिसीजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी ही है। हाँ जी, केमिस्ट्री से आपका है, जब एक अम्ल क्षार का साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या मिलता है, यानी कि अम्ल माने आपको एसिड, एसिड को अगर आप बेस के साथ मिलाते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक गैस रिलीज होती है, ठीक है। कौन सी गैस रिलीज होती है, और प्लस में आपको लवण देखने को मिलता है। तो आपकी जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलता है। ये सारे मैंने आपको एग्जांपल पता होने चाहिए, जैसे ये क्या आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम, इसका फॉर्मूला याद करना, इसके साथ बेस मिलाया गया जिसको हम क्षार बोलते हैं COH2। तो ये करता है एक सॉल्ट बना के देगा, और क्या बना के देगा, आपका वाटर बना के देगा, सॉल्ट प्लस वाटर।
सॉरी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मैंने हाइड्रोजन बोल दिया। सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलाएगा तो क्या मिलेगा आपका, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन लिमिट फॉर अ स्टेट टू बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम कंस्टिट्यूटिंग पंचायत। तो देखो आपका राज्य में अगर इतनी पॉपुलेशन है तो आपको पंचायत की समिति वाला जो लेवल होता है वो आप छोड़ सकते हो, बाकी दोनों लेवल आप फॉलो कर सकते हो। आपको पता है हमारे 3 लेवल पे डिवाइडेड है, हमारी थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है इसे, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, जिसमें 3 लेवल पे डिवाइडेड है। और वो क्या है आपके 3 लेवल, आपको पता होना चाहिए क्या क्या है आपके, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ठीक है, विलेज लेवल पे, विलेज लेवल पे नीचे हो गया, और आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट पे लेवल पे, बीच में एक और लेवल होता है पंचायत समिति। ठीक है, तो जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख तक है उसको हम एग्जाम कर सकते हैं कि आपको सिर्फ ये 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना आपका जरूरी है, ये आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिसकी ज्यादा है उसको 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट से आपका जो लो प्रोसेस है वो फॉलो होगा। तो आज का ये फाइनल आंसर है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे जाके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। टेलीग्राम का नीचे है सब कुछ विनय कक्षा नाम से, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे विनय कक्षा नाम से ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सएप भी आपको मैंने शेयर कर दिया, 2 है, किसी पे भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मुझसे कोई डाउट हो तो आप इंस्टा पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं विद इन 24। अगर जेन्युइन डाउट होगा तो आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। ठीक है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं हर किसी का मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। आज के लिए इतना ही। अपने नोट्स ऐसा बनाते रहिए, मॉक टेस्ट ले लीजिए, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, उसके बाद डिस्कशन करिए। सब स्टूडेंट्स हमसे डाउट शेयर कर रहे हैं, रोज प्रैक्टिस हो रही है, रोज डाउट क्लियरेंस हो रही है कि कौन कहाँ पे कैसे स्टैंड करता है, किस लेवल पे कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। विनय सर का पिछले से 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है इन टीचिंग, इन मेकिंग स्टूडेंट क्रैकिंग नंबर ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, आप उनकी गाइडेंस का बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चन।